अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ इंशा खालिद। वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th की बायो का चैप्टर नंबर फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दो टर्म्स हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। इन दोनों को एक ही कंसीडर किया जाता है, यानी कि सांस लेने का अमल, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों में ही गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, बॉडी के से अंदर, बॉडी के अंदर आ रही हैं और बॉडी से बाहर जा रही हैं, लेकिन ये सेम प्रोसेस नहीं है। देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलर रेस्पिरेशन, स्टूडेंट आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ग्रेड 9th में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, इस जब भी ये रिएक्शंस होते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी रिलीज होता है। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी खारिज होगी, उस एनर्जी को वो जिस भी फॉर्म में होगी उस एनर्जी को एटीपी में चेंज कर दिया जाएगा। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं 9th ग्रेड में कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, जानदार ऑर्गेनिज्म उसे हमेशा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही यूज़ करता है। चाहे वो एएमपी है, अगर एएमपी है यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है तो उसमें 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स ऐड करके उसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो एडीपी की फॉर्म में है यानी कि उसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, तब उसमें एक मज़ीद फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ऐड करके उसे एटीपी बनाया जाएगा और फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे यूज़ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलुलर रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज तो हो रहा है, गैसेस का तबादला तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसमें रिएक्शंस भी हो रहे हैं। केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, मैकेनिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ब्रीथिंग, इसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसी भी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ रही है और इसमें किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं हो रहा। तो ये अलग अलग से एज ए शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन ब्रीथिंग, डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन या डिफरेंशिएट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग डिटेल में देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट जानदार को कहते हैं, यानी कि जानदार से क्या मुराद है? जो ग्रो कर सके, जो रिप्रोडक्शन कर सके, अपनी नस्ल बढ़ा सके। तो पौधे भी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं, जानवर भी अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस इंसान भी जानवर है, इंसान को भी जानवर की लिस्ट में कंसीडर किया जाता है। पौधे भी ग्रो करते हैं और अपनी नस्ल भी बढ़ाते हैं। तो अभी हमने पढ़ना है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी कि एक टाइप के ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में हमने गैसेस का तबादला पढ़ना है। यहाँ एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है जो कि प्लांट पत्ते का है, लीफ का स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और जानवर, इन दोनों को मिला के ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, सांस लेने के लिए, गैसों के तबादले के लिए, यानी कि नाक या फिर मुंह। लेकिन पौधों में इस तरह के स्पेसिफिक ऑर्गन्स बिल्कुल नहीं होते। इनमें हर सेल, देखें अगर जानवर की बात करें तो सबसे पहले नाक के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर उसके बाद फर्दन हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी। जबकि पौधों में ऐसा नहीं होता। पौधे में हर सेल अपने तौर पर गैसेस एक्सचेंज करता है। इसमें मखसूस हर सेल जो है वो अपने तौर पर गैसेस का तबादला करेगा। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने कीप इन माइंड कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, जबकि ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एट द सेम टाइम एनिमल्स ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के ज़रिए, हवा के ज़रिए बाहर निकालते हैं। तो अब इनमें पढ़ते हैं इनमें कि पौधों में किस तरह से गैसेस का तबादला होता है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर देखें, ये पौधे की लीफ की अपर एपिडर्मिस है और ये उसकी लोअर एपिडर्मिस है। पौधे में गैसियस एक्सचेंज इन स्टोमेटा के ज़रिए, तो छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ये सुराख खुलते हैं, कब खुलेंगे कब बंद होंगे ये डिपेंड करता है इन गार्ड सेल्स पर। लोबिया के बीच की शक्ल के ये सेल्स हैं जिन्हें कहा जाता है गार्ड सेल्स। और ये इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्कल्स, इन्हें कहा जाता है मेसोफिल सेल्स। और इनके दरमियान जो खाली जगह हैं, एयर स्पेसिस, हवा गुजरने की जगह, ये भी बहुत हेल्प करती हैं गैसेस एक्सचेंज में। पानी है या ऑक्सीजन है वो इन गार्ड सेल्स के थ्रू स्टोमेटा में से गुजरेगा और फर्दन हर सेल अपने तौर पर ऑक्सीजन का तबादला करेगा, गैसेस का तबादला करेगा। यानी कि इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हर सेल अपने अंदर लेगा और ऑक्सीजन को इन गार्ड सेल्स के ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकालेगा। ठीक है जी। और उसके बाद है कि पौधों को 2 तरह के प्रोसेस का सामना करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, यानी कि लाइट की मौजूदगी में तैयार करना है। फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स वो प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। इस अमल के होने के लिए लाइट रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है और पानी।
ये 3 चीज़ें चाहिए। अब सवाल ये है कि पानी पौधा ज़मीन से लेगा, लाइट सूरज से जज़ब कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, ये क्वेश्चन आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद रेस्पिरेशन ऑब्वियसली यू नो दैट रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर जा रही है। और रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स पौधे और जानवर के लिए मुख्तलिफ है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बॉडी से बाहर आएगी, जबकि जानवर में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आएगी। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉरी ऑक्सीजन जो है ये बाहर निकल रही है। ये कहाँ से आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड तो आ रही है जानवर की तरफ से, यानी कि जो इंसान या जानवर सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकाल रहे हैं वो यहाँ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो कि पौधा जिसम से निकाला है ये कहाँ से आ रही है? तो स्टूडेंट्स, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, खुराक तैयार होती है, तो इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है जिसे पौधे की खुराक का नाम दे दिया जाता है। उसके साथ ही ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पौधे के लिए अननेसेसरी है, पौधे को नहीं चाहिए। और फोटोसिंथेसिस चूँकि सिर्फ दिन के वक्त होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी सिर्फ दिन में ही होगी, तो ये दिन के वक्त होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन जो है ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने से मुराद क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी और ये ऑक्सीजन बॉडी से बाहर चली जाएगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जो कि रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए, मस्ट है, ये इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाएगी। इसी तरह से वुडी प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें मोटी लकड़ी होती है, जिनका तना, जिनका स्टेम बहुत सख्त होता है, उनमें बार्क होती है, वो उनके सेल्स जो हैं वो गैसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इनमें मखसूस तरह के होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है लेंटिसल्स का, जो कि गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, गैसेस के तबादले में मदद देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में रहने वाले पौधे हैं, वो पानी से अपनी खुराक जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन जज़ब करते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं और उसी में अपनी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, रात के वक्त ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त लाइट, सूरज की रोशनी, सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, तो रात के टाइम उलट प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जा रही होती है, पौधे की बॉडी से बाहर जा रही होती है और पौधा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसी वजह से रात के वक्त पौधों के नीचे सोने से भी मना किया जाता है। तो होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन डिस्कस। अल्लाह हाफिज़।